हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ हमारा विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का सेशन, जहां हम डे नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं और डे 22 में हम लोग बात करेंगे अबाउट GS1 पेपर। और GS1 पेपर का यूनिट 2 जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ यूनिट है, इस यूनिट के सब यूनिट 3 के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। इन दिस सब यूनिट 3 वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको आज के दिन दिए थे वो आपने जरूर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किए होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने खुद लिखने की भी कोशिश की होगी। और अब हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है वो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। हाईलाइट द सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉट स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्य के अंदर जो हॉट स्प्रिंग्स लोकेटेड हैं उनके सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हॉट स्प्रिंग्स हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को और हिमाचल की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, इसको आपको आंसर लिखना था। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा? इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली आप या तो हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स यहां पर मेरे हिसाब से डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जहां पर सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात की जा रही है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सेवरल स्प्रिंग्स हैं जो नेचुरली हीटेड होते हैं और मिनरल रिच थर्मल बाथ वहां पर आपके लोकेटेड होते हैं, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स जरूर आपको देने पड़ेंगे। अगर ये एग्जांपल्स आपने जैसे मणिकरण, खीर गंगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, मंडी में तत्तापानी और कांगड़ा का तत्वानी, ये ऐसे एग्जांपल्स अगर मेंशन नहीं किए तो आंसर उतना एनरिच नहीं लगता है। तो एग्जांपल्स ज्योग्राफी के अंदर देने बहुत जरूरी है, खास तौर पे अगर हम हिमाचल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर आपको जितने ज्यादा लोकल एग्जांपल्स आप दे सके आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात आ गई तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन हॉट स्प्रिंग्स के वो यहाँ पर मेंशन कर दिए कि टूरिज्म रेवेन्यू आता है, बहुत सारे लोग यहाँ इन स्प्रिंग्स को विजिट करते हैं। मिनरल्स के सोर्सेज हैं यहाँ पर, वैरायटी ऑफ मिनरल्स जो कि वाटर सोल्युबल मिनरल्स होते हैं, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज हॉट स्प्रिंग्स। इसके बाद एनर्जी का सोर्स है, फ्यूचर में हम लोग इसको एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो हीटिंग के लिए हो, चाहे कुकिंग के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, हम जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस में रिलीजियस और कल्चरल रीजंस की वजह से भी ये जो हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरलिस्टिक पॉइंट्स आप 4 यहां पर लिख देंगे, 4 मार्क्स आपके पूरे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is what are the challenges to the cottage industry of Himachal? Challenges to the cottage industry in हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिक स्टेट के अंदर जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले आप बोलेंगे जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इट इज व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये कीवर्ड जरूर इंक्लूडेड होने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज या जिसको ग्रामोद्योग कह सकते हैं, दीज ग्रामोद्योग दे आर स्मॉल स्केल, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ये ऑपरेट नहीं करते हैं। तो दीज आर small scale industries where productivity of the goods take place in the house of the laborers and the workforce included are the members of the family। यानी कि एक घर के अंदर या गांव में 2, 3, 4 घरों के अंदर प्रोडक्शन हो रही है और उन घरों में जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं फैमिली के, दे themselves are the workforce, वही लेबरर्स हैं, राइट। तो इसको हम लोग एक कॉटेज इंडस्ट्री का फीचर मानते हैं इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब चैलेंजेस क्या हैं? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंजेस पे जंप करना पड़ेगा। देखो 60 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास, 60 वर्ड में आपको चैलेंजेस अगर बताने हैं तो फटाफट से आप पॉइंट्स जो है उनको यहां पर नोट डाउन करोगे। मैंने यहां इन चैलेंजेस को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है बिकॉज दीज आर इंडिकेटिव आंसर जो आपके नोट्स की तरह भी काम करते हैं, लेकिन आप यहां पर इसको जितना कम शब्दों में लिख पाओ वहां पर आपको उतने कम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज हिमाचल के अंदर अभी डेवलप नहीं हुई हैं, मिडल मैन और इंटरमीडिएरीज के थ्रू एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होता है इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लैक है, जो जैसे कि जो पुअर आर्टिसंस हैं उनके पास एनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो रॉ मटेरियल्स को टाइमली खरीद सकें, उसके वैल्यू एडिशन के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस वजह से भी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रॉफिट है वो सफर करती है। लार्ज इंडस्ट्रीज का कंपटीशन है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हिमाचल में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी होती जा रही हैं, इंटरनेट की सुविधाएं अच्छी होती जा रही हैं, तो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिग कॉर्पोरेशंस हैं, वो हिमाचल के अंदर और गांव तक पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, जिससे ये जो ग्रामोद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको वहां पर ज्यादा कंपटीशन मिलता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो फेल हुई हैं इन सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट्स
एज द हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पर करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की भी बात आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, खासतौर पर जो लोकल पॉलिटिक्स है हिमाचल की, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल, और उसकी वजह से भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फ्लरिश करने में दिक्कत आती है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो बात है ही, टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन उतना अभी हिमाचल के अंदर नहीं है, उतना इनोवेशन अभी हिमाचल की कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आया है। हालांकि अगर आप चाहो, यहां पर सिर्फ चैलेंजेस पूछे गए थे आपसे, व्हाट आर द चैलेंजेस। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता तो यहां पर आप सॉल्यूशन भी बता सकते थे कि देखो करंटली द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद वेरियस स्कीम्स जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को हिमाचल के अंदर प्रमोट करने का काम कर रही है, लेकिन यहां पर वो स्कोप हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिमाचल के मेन इंडस्ट्रियल एरियाज आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन द 4 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज नोटिफाइड बाय द एचपी गवर्नमेंट इन द सोलन एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन इंडस्ट्रियल एरियाज जो हिमाचल के हैं उनको आप यहां पर लिस्ट डाउन करोगे, और उसके बाद जो 4 नए इंडस्ट्रियल एरिया रिसेंटली नोटिफाई किए गए हैं उन इंडस्ट्रियल एरियाज को आप लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन को मेंशन करोगे। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज जितने इंडस्ट्रियल मेन एरियाज हैं, बद्दी, बरोती वाला, इन सब इंडस्ट्रियल एरियाज में पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, कैसी इंडस्ट्रीज वहां पर लोकेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो वहां पर पाए जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट कंपनीज वहां पर लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप वहां पर लिख दोगे। जैसे बद्दी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, रैन वैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं यहाँ पर लोकेटेड है। बरोतीवाला में प्राइवेट इंडस्ट्री, आपकी मल्टी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है इन दी सोलन डिस्ट्रिक्ट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हब है ये। ठीक है, इसके बाद परवाणु, चंबाघाट, पौंटा साहिब, कहिलवाल, गागरेट, अंब, संसारपुर सॉरी सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। और यहां पर 4 न्यू इंडस्ट्रियल साइट जो लगी हैं सॉरी, मंझोली, मलकू माजरा, खादीन एंड थाटर, इन एरियाज को भी यहां पे आप मेंशन करोगे, जो हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली सोलन और ऊना में ये 4 इंडस्ट्रियल एरियाज को नोटिफाई किया है। यहां पर लैंड जो है वो डिमार्केट कर दी गई है, तो इसको भी आप यहां पर मेंशन करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रो पावर सेक्टर इन हिमाचल। हिमाचल के मेजर जो हाइड्रो पावर सेक्टर्स बनते हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। 2 चीजें बतानी है, एक तो डिस्कस करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देने हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जो भी हिमाचल के अंदर हाइड्रो पावर का सेक्टर है उसके। तो हिमाचल के थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 400 वाट्स का लीवे है आपके पास, तो इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया कि हिमाचल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स एंड फ्रोजन लेक्स हैं जिसकी थॉइंग की वजह से रनिंग वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड दैट कैन रन आवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। 5 माइटी स्नो फेड रिवर्स, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना हिमाचल के टेरिटरी से फ्लो कर जाते हैं, और इनके ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत सारी हिमाचल की वैलीज को ड्रेन करती हैं। और टोटल अगर हम देखें 18,540 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है हिमाचल के अंदर पाया जाता है, इक्विवेलेंट टू 1/8 ऑफ द टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया। यानी भारत का जितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसका लगभग 8वां हिस्सा हिमाचल जैसे राज्य के अंदर है। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके आप लोग जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो मेंशन करोगे, और जो मेजर प्रोस्पेक्ट्स है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, सिल्टेशन और फ्लो का शॉर्टेज। सिल्टेशन, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है, हिमालयाज के अंदर जियोलॉजिकल एक्टिविटी और इरोजन ज्यादा होने की वजह से वाटर के अंदर सिल्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो सिल्ट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो लगातार जमा होता रहता है, एंड दिस मे माइट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन। जो रिजर्वायर्स है उनकी डेप्थ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड दैट इज व्हाई द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दीज रिजर्वायर्स वो डिक्लाइन होती रहती है। फ्लड कंट्रोल करना इससे और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फेलियर रिस्क रहेंगे ऑब्वियसली, हिमाचल में आपकी अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है, अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्वालिटी अच्छी ना हो तो अगेन आपके रीजन रहते हैं कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने वो किसी डिजास्टर की वजह से या मैनुअल फेलियर की वजह से वो फेल हो जाए, यानी कि वो ब्रेकअप हो जाए, वो वाटर को जितना स्टोर कर रहे हैं या वाटर का जो रिजर्वायर उन्होंने बनाया हुआ वो वहां पर ब्रेकअप हो जाए। एंड रिसेंटली वी हैव सीन सच काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एज वेल, जहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से एक फ्लड प्रोड्यूस हुआ, और वहां पर जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग हाइड्रो पावर प्लांट से उनको वहां पर काफी डैमेज हुआ है। फिर क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नोफॉल, रेनफॉल ये एराटिक हो गया है।
आपके क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा लंबा समय होता है जो ड्राई जाता है, और कम छोटे से मानसून सीजन के अंदर काफी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो ये जो इरेगुलरिटीज है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दे आर आल्सो थ्रेटनिंग द सेफ ऑपरेशंस ऑफ आवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। एडवर्स इंपैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे। बहुत बड़ा हिमाचल के लोगों में ये कंसर्न रहता है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पहले इनकी कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें जो स्लोप्स हैं, जो वैलीज हैं, उनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो आसपास की जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, जो ट्रीज हैं, वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये चीज भी जो है किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट होता है, वो भी यहां पर आपका एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स। अब इसके फायदे क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती है? ऑब्वियसली पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप हाइड्रो पावर को यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं तो हिमाचल के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कम पैसों के अंदर, कम टैरिफ के ऊपर दे विल गेट एक्सेस टू लॉट्स ऑफ पावर। और पावर अगर आपको मिलती है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कम दामों में मिलती है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है आपकी अच्छी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, अपने फैक्ट्रीज चलाने के लिए, वेयर हाउसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अपने घरों के अंदर से अगर आप छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टूरिज्म सेक्टर जो है, वहां पर आप होटल्स चलाना चाहते हैं, शेल्टर होम चलाना चाहते हैं, आप गेस्ट हाउसेस चलाना चाहते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये सब कम दामों में आपको अवेलेबल हो रहा है। इसी के साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम दामों में जनरेट होती है तो यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है वो भी आपको कम दामों में मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपकी बेटर होती है इफ यू गेट एक्सेस टू चीप पावर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ आपकी जो है वो ज्यादा होंगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है उनकी इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। तो 50-100 सालों तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो कम खर्चे के अंदर आपको ज्यादा लंबे समय तक की फैसिलिटीज यहां पर मिलती है। पॉवर्टी एलिवेशन होगा, अगर इकोनॉमी अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उनकी गरीबी दूर होगी, लोग ज्यादा डेवलप्ड होंगे, ज्यादा समृद्ध होंगे। पॉल्यूटेंट्स एमिशन रिडक्शन, कोल नहीं जलाना पड़ेगा आपको, दूसरे जो बायोफ्यूल्स हैं वो नहीं जलाने पड़ेंगे, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करने पड़ेंगे, और इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है और पॉल्यूटेंट्स का एमिशन है वो यहां पर कम होगा। रिजर्वायर के दूसरे यूजेस भी होते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, फिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, रिक्रिएशन के लिए यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स दैट वी गेट आउट ऑफ ऑपरेटिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स इन हिमाचल, राइट? सो दीज वर द इंडिकेटिव आंसर्स दैट यू कुड हैव रिटन फॉर दीज 4 क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है आपने इसी तौर पे अपने आंसर्स को खुद लिखने की कोशिश की होगी। तो इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।